सोने की चमक फिर से आंखें चौंधिया रखी है। चांदी में ऐसी आंधी कि निवेशक हैरान हैं। क्या ये तेजी का नया दौर है या खतरे की घंटी बज चुकी है? गोल्ड ने एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सिल्वर भी जबरदस्त तेजी दिखा रही है, लेकिन सवाल वही है कि मुनाफे की रैली या फंसने की गलती हो सकती है। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गोल्डन धमाका, आगे खतरा या मुनाफा। जी हां, बताएंगे कि इस बुलियन बूम के पीछे असली कहानी क्या है। एक्सपर्ट से, जूलर से और मार्केट की नब्ज से हर तरीके से हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। सतीश दोंडापति जी हैं, फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के। साथ ही हमारे साथ किरीट भंसाली जी हैं, चेयरमैन है GJEPC के, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। शुभांकर सेन है, MD हैं सेनको गोल्ड से, और अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किरीट सर, आपसे शुरुआत करेंगे। गोल्ड और सिल्वर दोनों एक के बाद एक रैली बना रहे हैं, इससे खतरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस मार्केट को देखकर एज ए जूलर, एज ए कारोबारी, और आप ग्लोबल मार्केट को भी काफी क्लोजली देखते हैं, क्या लग रहा है सर, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? जूलर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो आप खतरा शब्द हटा दो। खतरा क्यों लग रहा है? इस रैली में बहुत लोगों ने कमाया है, तो सर खतरा ट्रेड तो में फंसने का उन डर लोगों रहता को है, इसलिए जो खतरा शब्द हमने यूज किया है। इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है वो शब्द सर। हाँ, जो जो लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे उनके लिए खतरा है। हाँ, बाकी लोगों के लिए खतरा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपका सूचन अच्छा है। इस खेल से जो लोग नए नए एंट्री करना चाहते हैं उनको दूर रहना चाहिए। मार्केट इस मोड़ पर पहुंची है कि हर कदम हमको संभाल के उठाना चाहिए। मगर फिलहाल मृत्युंजय जी, मैं बताऊं कि जो एक्सपर्ट से बात हो रही है आपके साथ, सेनको गोल्ड के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। हमने भी काफी सारी हमारे जो टॉप प्लेयर्स है उनसे डिस्कस किया, तो फिलहाल कोई इतना बहुत जल्दी काफी गिरावट या करेक्शन नजर नहीं आ रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है सर? किरीट सर, क्या लग रहा है, क्या इस बड़ी तेजी के बाद डिमांड कितना हिट हुआ होगा? कहा जा रहा है कि हाजिर डिमांड काफी कम हो गई है, और खास करके वॉल्यूम टर्म में आप लोगों को लग रहा है कि डिग्रोथ की संभावनाएं बन रही है। वैल्यू टर्म में भले ही ग्रोथ दिखे। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस मार्केट को, और क्या कुछ होने वाला है सर इस त्योहारी सीजन? कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी, लाउड और बिल्कुल क्लियर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर? मेरा सवाल आपसे ये था कि ज्वेलर्स काफी परेशान है डिमांड को लेकर, क्योंकि ऊंचे भाव पर खरीदार, फिजिकल खरीदार कम है, और जो ज्वेलर है कह रहे हैं कि एक्सचेंज का काम ज्यादा हो रहा है। सर क्या रिपोर्ट है ज्वेलरी मार्केट की? नहीं, बिल्कुल लोग संभल के ही खरीदी करेंगे। इतना रैली देखने के बाद थोड़ी रुकावट तो जरूर आएगी, मगर संभाल के भी लोग जो सीजन की खरीदी है उसमें डेफिनेटली थोड़ी कटौती है, मगर लोग खरीद रहे हैं। हमारे साथ शुभांकर सेन जी भी हैं, MD और CEO हैं सेनको गोल्ड के। शुभांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शुरुआत आपसे मैं ज्वेलरी मार्केट के डिमांड सप्लाई को लेकर नहीं, मैं आपसे सवाल यही करना चाहता हूँ भाव को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा भाव ही सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या लग रहा है कब तक ये तेजी चलेगी, और आपको लग रहा है कि ये फंडामेंटल ड्रिवेंस है और ये मजबूत तेजी है, इसके पीछे काफी मजबूत फंडामेंटल्स है, आगे कहां तक भाव जा सकते हैं सर? देखिए, लास्ट एक महीने में रोज हर एक दिन भाव 1% 1.5-2% करके बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड हम लोगों का जो सिचुएशन है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर के ऊपर जो भरोसा लोगों का फॉल हो रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी अगर रिसेंटली अगर आप देखें कि चाइना ने भी कुछ कुछ चीजें स्टेप ले रहे हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, वो सोयाबीन का इंपोर्ट के लेके रिडक्शन हो या रेयर अर्थ को लेके हो। तो आई थिंक दैट ये पूरा ग्लोबल अनसर्टन में गोल्ड का प्राइस अभी भी मतलब लग रहा है कि ऊपर जाने का उम्मीद है। एक ही आशा है कि अगर ये इजराइल हमास वॉर की बात चल रहा है थोड़ा बहुत, उनमें शांति अगर आ जाए तो मे बी कुछ टाइम के लिए अगर गोल्ड का प्राइस करेक्शन ले भी थोड़े टाइम के लिए, मगर अभी भी जब तक ना पूरा वर्ल्ड में शांति आता है, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होता है, अभी भी गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। अजय केडिया जी, इस उतार चढ़ाव के बाद आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी तेजी के बाद उनका रिएक्शन क्या है? टेक्निकली आपको बाजार कैसा दिख रहा है यहां पर?
नमस्कार श्री। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस ढंग से मार्केट में जो तेजी आई है, अब तक की ऐतिहासिक तेजी हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी। अगर मैं पिछले दिवाली से अभी तक की अगर बात करूं तो पिछला दिवाली 31 अक्टूबर को था जब भाव 78,430 थी, और वहां से अभी देखो तो 75% की तेजी हमने सोने में आते हुए देख ली है। और चांदी जो 97,750 थी वो अब 79, मतलब मोटा मोटी 80% की तेजी हमने एक साल में आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप कंज्यूमर है या इन्वेस्टर है। बिकॉज अगर आप दिवाली धनतेरस पे अगर बाय करना है तो डेफिनेटली रिचुअल के हिसाब से आप लेके चलिए, बट उसमें रिटर्न मत देखिए। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास में अगर साल भर में अगर आपको ये 65-70% की तेजी मिलती है तो मेरा मानना है कि वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ना कि और ऐड करना है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं डिलीवरी का कुछ कंसर्न चल ही रहा है, शॉर्टेज है, ये सब है। बट करंट लेवल से रिटर्न उतना बड़ा जो अब तक हमने देखा उतना बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो पहले करेक्शन या टाइम करेक्शन आए उसके बाद हमको एक रिव्यू करके लेना चाहिए। बट करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता मुझे। हाँ, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लेना चाहिए। ओके, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं क्योंकि शादियों की भी डिमांड है, त्योहारी सीजन की भी डिमांड है। लेकिन इन्वेस्टर है तो आप अभी फिलहाल दूर रहे, क्योंकि आपके लिए फिर रिटर्न कम हो जाएंगे, रिवॉर्ड कम हो जाएंगे और रिस्क ज़्यादा होगा। केडिया जी, आपसे ही मेरा एक और सवाल होगा। अगर मैं रेंज की बात पूछूं, इस साल क्या रेंज आप देख रहे हैं सोने के और चांदी के? अब बहुत 2.5 महीने का ही वक्त बचा है इस साल में। ऊपर में सोना कहां तक जा सकता है और नीचे में कहां तक फिसल सकता है? चांदी के लिए भी यही सवाल, चांदी ऊपर में कहां तक जा सकती है और नीचे में कहां तक फिसल सकती है? अगर हम देखिए दिसंबर 2025 तक की बात करें, आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, तो अगले 2.5 महीने की अगर बात करें तो पहला चीज देखिए वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम है। मैं शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको माइंड में अगर रेंज की अगर बात करता हूँ तो हायर साइड पे एमसीएक्स की अगर बात करो तो मुझे लगता है सोना 1,26,500 1,27,000 के करीब दिखा सकता है, जो इंटरनेशनल में 4150 का लेवल बनता है। लेकिन सपोर्ट की अगर बात करूं तो एक करेक्शन ड्यू है। तो डाउन साइड में भी एज मिनिमम भी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 1,10,000 1,11,000 तक का सपोर्ट मिल जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल में $3,650 का होता है जहां से ये रैली स्टार्ट हुई है। तो सोने में मुझे लगता है कि 3,650 से 4,150 का दायरा रहेगा। 1,10,000 11,000 का सपोर्ट होना चाहिए एमसीएक्स पे। चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी चंचल ज्यादा है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है। हायर साइड पे 1,60,000 का लेवल जो करीबन $54.5 होता है। लेकिन सपोर्ट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है 1,28,000 1,28,500 तक का सपोर्ट होना चाहिए एम6 में सिल्वर। या इंटरनेशनल की बात करूं तो $42 के करीब एटलीस्ट मिलना चाहिए, वहां पे रिव्यू करके फिर हमें ऐड करें। बट डाउन साइड मुझे लगता है एक बार ये करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखने मिल सकती है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको लग रही है यहां से कि आ सकती है। और सोना इस साल का जो टॉप लेवल बता रहे केडिया जी 1,27,500 और चांदी 1,60,000 तक ऊपर में इस साल जा सकती है। लोअर लेवल में सोना इनको लगता है कि 1,10,000 तक भी फिसलने की संभावना है, वहां पर अच्छा सपोर्ट है। क्रिस सर, अब मैं बात आपसे भाव के बारे में करूं उससे पहले यूके के पीएम आए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्जिबरेंस था, एक बड़ा मार्केट था। आज हम एक स्पेशल शो भी कर रहे थे, वहाँ पर जब विजुअल्स हम दिखा रहे थे उसमें आप ही जिनको मैं पहचान पाया, जितने लोग थे वहाँ पे डेलीगेशंस में। क्या लग रहा है सर, क्या कुछ बातचीत हुई है क्या इंडियन ज्वेलरी मार्केट के लिहाज से? क्या कुछ रिवाइवल के संकेत है ऑल्टरनेटिव मार्केट के तौर पर? यूके कितना बड़ा है यहाँ के ज्वेलर के लिए? बहुत ही शानदार मीटिंग रहा 2 दिन। हालांकि हमारा यूके के साथ इतना बड़ा ट्रेड नहीं है, मगर ओवरऑल जो डेलीगेशन आया था 130 लोगों का, उसमें 12-15 लोगों के साथ मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई। बड़ी सकारात्मक एटमॉस्फेयर था। इतने खुश होके गए ब्रिटिश पूरी डेलीगेशन। हॉस्पिटैलिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बढ़िया रही। जहां तक जेमन ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं तो हमने एफटी होने के बाद पहला बायर सेलर्स मीटिंग 15 दिन में यूके में किया था। मैंने इस डेलीगेशन में जो लोग ज्वेलरी से जुड़े होते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी आइए, मुंबई की मार्केट देखिए, यहाँ पर जो ज्वेलरी पार्क आ रहा है वो भी देखिए, कुछ फैक्ट्री भी विजिट करिए। तो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। बहुत जल्दी एक डेलीगेशन मुंबई का दौरा करने जा रहा है। किरीट सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जेमन ज्वेलरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है, इससे क्या फायदे होने वाले इंडस्ट्री के लिहाज से बोले तो? मृत्युंजय जी, मैं तो सर विश्वमोहन के माध्यम से हमारे विजनरी मुख्यमंत्री सॉरी विश्वमोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से
महाराष्ट्र के विजनरी मुख्यमंत्री को दिल की गहराई से अभिवादन देना चाहता हूं। महाराष्ट्र पहला प्रदेश है जो जेम ज्वेलरी के लिए एक स्पेशल पॉलिसी लेके आया है। बहुत सारी मैं कल मुख्यमंत्री जी के साथ था रात को, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर फेयरवेल फूड में थे, तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने जो जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए उनकी मन में जो मनसा है वो मैं बताऊं कि मुंबई जेम ज्वेलरी का विश्व हब बने, और उनके लिए जो भी हमको मदद चाहिए उनके लिए द्वार खुले हैं, इतना आश्वस्त किया मुझे। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा स्टेट और खास करके मुंबई एक बड़ा मार्केट है आप लोगों के लिए, और यहाँ से जो हब बन रहे हैं इसका फायदा आप लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा। चलिए, धनतेरस दिवाली पास में है, तो शुभांकर सेन साहब से एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि आप किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि ज्वेलर्स परेशान तो काफ़ी है। कई सारे मैं मार्केट में विजिट किया हूं, तो उनको लग रहा है कि इस बार की दिवाली धनतेरस इतने ऊंचे भाव पर किस तरह की होगी। क्या लग रहा है, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद, किस तरह की बिक्री की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं शुभांकर जी? देखिए, वैल्यू टर्म्स में अगर एनालाइज करें तो ऑलरेडी लास्ट दिवाली से इस दिवाली में वैल्यू में 40-50% से ज्यादा ग्रो हो गया है। तो इवन तो वॉल्यूम में इम्पैक्ट आएगा, बट आई थिंक इंडस्ट्री के लिए मिनिमम 15% से 20% का ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए हो कि हम लोगों का सेंको गोल्ड एंड डायमंड के लिए हो, उतना ग्रोथ तो आना ही चाहिए, वेदर ये दिवाली और ये पूरा वेडिंग सीजन का ये Q3 हम लोग जो देखते हैं। ओके, शुभांकर जी, एक और सवाल मेरा होगा, क्या कंज्यूमर अब गोल्ड की बजाय सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं? क्या ट्रेंड आप यहां पर देख रहे हैं, क्या ट्रेंड महसूस हो रहा है? जो ये चेंजेज हुए हैं बाजार में, इस तरह की रैली आई है 70% की, उसके बाद क्या चांदी में लोगों का रुझान ज्यादा बना है क्या? देखिए, अगर किसी को घर में शादी करना है वो तो गोल्ड खरीदेगा, तो वो तो उतना तो उनको लेना ही पड़ेगा। मे बी डेली वेयर, एवरीडे वेयर, उसके लिए कंज्यूमर्स गोल्ड के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी में भी एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए लास्ट Q1 में भी हम लोगों का डायमंड ज्वेलरी सेल्स का ग्रोथ 40-45% था, और Q2 में भी हम लोगों का डायमंड ज्वेलरी सेल्स तो 13-13.5% है। तो वो एक डेली वेयर के लिए। और सिल्वर का बात जो आया वो है कि जिनको गिफ्टिंग के लिए पहले सोना देने का प्लान था कि चलो 10,000 15,000 में अपना कोई किसी को गिफ्ट किया जाए, उसमें अभी सोने का प्राइस बढ़ने के लिए लोगों को सिल्वर में एक ऑप्शन दिख रहा है कि कोई गिफ्टिंग आइटम के लिए या ऐसा यंग टीनेज गर्ल्स के लिए सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर गिफ्ट, सिल्वर यूटेंसिल, ये सब गिफ्टिंग के लिए उसका डिमांड बढ़ रहा है। केडिया जी, अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि आप एनालिस्ट हैं, उसके बाद में मैं अगर किसी को गाइड करना है इस त्योहारी सीजन, क्या खरीदना चाहिए, सोना या चांदी? देखिए, जैसे अभी हमने फंडामेंटल देखे तो मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा प्रेफर्ड रहेगी, क्योंकि अभी भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 80-81 के करीब है। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ 30 और 90 का रेंज रहता है, और अभी भी ये काफी सस्ती है। हालांकि 70-75% की जो तेजी है उसकी वजह से चांदी में मुझे लगता है, जो मैंने अभी रेंज बताई है 128 के आसपास मिल जाए, वो लेने का बेहतरीन मौका रहेगा। बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा चांदी, और धनतेरस पे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चांदी लेना चाहिए कंजम्पशन के पॉइंट। ओके, क्रिस सर, आपको क्या लग रहा है, यहां से क्या ज्यादा मजबूती दिख रही है, किसके फंडामेंटल्स आपको ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, सोना के या चांदी के? सर, हमारे दोस्त सेंको डायरेक्टर ने बताया कि लोग थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं डायमंड में, क्योंकि सोने और चांदी में बहुत ही भाव बढ़ गए हैं, और उनको सभी को लगता है थोड़ा रुक के देखे। डायमंड में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन है प्राइस में, तो लोगों का थोड़ा रुझान बढ़ रहा है डायमंड खरीदी में। डायमंड को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो क्या इस पिछले धनतेरस दिवाली की तुलना में इस बार का धनतेरस और दिवाली कैसी रहने वाली है, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए क्रिस सर? मैं डायमंड की बात करूं तो अप्रैल टू अगस्त के फिगर्स मेरे पास आए हैं। हाँ। यूएस में इतना टैरिफ की वजह से स्लो डाउन होने की वजह भी, और हमने 3% का ग्रोथ देखा है। ओके, 3% का, 3%। ओके, तो ये इस बार डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से सर कैसा दिख रहा है मार्केट, इस बार की बिक्री में किस तरह की ग्रोथ रहेगी? नहीं, डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का आने वाला दशक इंडिया का है। डेफिनेटली ये जो
लगातार तेजी की वजह से कुछ रुकावट जरूर आएगी। थोड़ा लोग रुक के खरीद कर रहे हैं, मगर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब मैंने पिछले 3 साल की बात करूं तो करीबन 10 से 12% का ग्रोथ हर साल में देखा है। तरह की ग्रोथ की उम्मीद है। शुक्रिया क्रिस सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहे हैं, और साथ ही महाराष्ट्र एक आपके लिए एक मेजर हब भी बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जेम ज्वेलरी पॉलिसी आने के बाद आपकी इंडस्ट्री को एक नई ग्रोथ की दिशा मिलेगी, और साथ ही यूके के साथ जो एफडीए हुआ है तो कुछ हद तक यहाँ पर डील होगी। लेकिन जाते जाते एक छोटा जवाब सर हमारे दर्शकों के लिए, यूएस के साथ जो आप लोगों की मीटिंग चल रही है, जो बातचीत अभी चल रही है डील करने को लेकर, टैरिफ विवाद को लेकर, क्या उसमें कुछ सुधार दिख रहा है? आने वाले समय में जल्द उसमें क्या हल निकलने की उम्मीद करनी चाहिए क्या क्रिस सर? कर रहा है, देखो आज अगर उनके कुछ ट्वीट पे स्टडी कर रहा था, उसमें आया कि इंडिया ने यूएस से रशिया से थोड़ा ऑयल ओके, इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेटमेंट आज देखने मिला है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं जैसे जैसे यहाँ पर रिश्ते और सुधर रहे हैं, भारत भी कई सारे मार्केट को तलाश भी रहा है, और यूएस के साथ भी पिछले कुछ हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स ट्रंप की तरफ से भी आए हैं। पीएम मोदी भी लगातार उनको, उनके हर मैसेज को, उनके हर कदम को की सराहना भी कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ट्रेड डील यूएस के साथ भी जल्द हो सकती है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ शुभांकर सेन साहब, अजय केडिया जी दोनों बने रहेंगे। उनसे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, क्या चुनौतियां हैं इंडस्ट्री को लेकर, क्या कुछ उनकी तैयारी है, और केडिया जी से सवाल ये रहेगा कि कौन कौन से बड़े फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को यहां से ड्राइव कर सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गोल्डन धमाका, आगे खतरा या मुनाफा। केडिया जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आगे कितना खतरा है और या मुनाफे की संभावनाएं आपको ज्यादा दिख रही है? सोने चांदी में आगे तेजी या गिरावट, किसके फैक्टर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आरएसआई जिस तरह के जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं गोल्ड, और खास करके गोल्ड के वैल्यूएशन आपको महंगे दिख रहे हैं, आगे क्या होगा? आगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे यहां पर सोने चांदी के लिए? केडिया जी। देखिए विष्णु जी, अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारे ह्यूमंस की ना हिस्ट्री देखने की आदत रहती है। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो 1980 में हंट बदल के टाइम पे हमने देखा सोने और चांदी दोनों में एक अच्छे करेक्शंस आए थे। तो मुझे लगता है कि एक चांदी के लिए जैसे $50 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बन गया है, क्योंकि 1980 2011 में हमने 2 बार टच करते हुए देखा है, और अभी भी मार्केट हम देख रहे हैं कि 50 के करीब बार बार में जा रहा आ रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल लग रही है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट को लेकर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और फेड इस वक्त एग्रेसिवली रेट कट्स की बात जरूर कर रहे हैं, बट हमने देखा हमेशा डेटा ड्रिवन की बात करते हैं। तो मुझे लगता है यस, अभी तो 2 रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट कर गया। यहाँ पे अगर पॉज आता है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ा डर जो है वो ईटीएफ के तौर पे है, बिकॉज जब आप निवेश करते हो और आपको 70-75% का रिटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि हम एड ऑन नहीं होते हुए देखें, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखें, क्योंकि इक्विटी है या अदर असेट क्लास में अगर जाए तो वहां पे अभी भी बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि मार्जिन है। तो गोल्ड सिल्वर में रिस्क बढ़ा हुआ है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है तो टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग जो आरएसए की मैं बात करता हूँ, साथ में ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जैसे सीज फायर की हमने पिछले 2-5 दिन पहले हमने देखा कि बातें हो रही मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो जाएगा या रशिया यूक्रेन। तो ये जो चीजें अगर जैसे जैसे मैच्योर्ड होगी, यहाँ पे सबसे बड़े रिस्क पॉइंट पे आ सकते। ओके, तो ये कुछ रिस्क है और ये कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स भी है, दोनों तरह के फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए शुभांकर सेन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो दूसरी तिमाही थी उसमें कई सारी चुनौतियां भी थी, जैसे बाढ़ की दिक्कतें आई, फिर बाद में अब आगे जो करंट तिमाही है उसमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस बार सेल्स को लेकर? क्या मार्केट के सेंटिमेंट में कुछ सुधार दिख रहा है क्या? देखिए, अगर हम लोग लास्ट 7-8 दिन में हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं कि कंज्यूमर का सेंटिमेंट सितंबर में जितना डाउन था उतना डाउन है नहीं, अभी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। और नवंबर दिसंबर का जो वेडिंग सीजन का बाइंग था वो Q2 में बहुत ही कम हो रहा था,
उस हिसाब से अभी वेडिंग सीजन का बाइंग भी अच्छे खासे तरीके से चालू हो गया। और एक चीज जो कंज्यूमर के तौर से देख रहे हैं कि दो तीन बिहेवियर, एक है कि उनका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वो नॉर्मली 35% पिछले साल हो रहा था, वो इस बार 40-45% हम लोगों का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पुराना सोना देके हो रहा है, तो उसमें भी यानी एक्सचेंज के काम ज्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ सतीश जी भी है, कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप लोगों ने सिल्वर ETF FOF में वन टाइम इन्वेस्टमेंट को स्विच इन को रोक दिया है, इसके पीछे, सस्पेंशन के पीछे वजह क्या देखते हैं? आपको लग रहा है कि मार्केट में रिस्क ज्यादा हो गया है चांदी के मार्केट में? नहीं, हमने सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड को हमने लमसम सब्सक्रिप्शन बंद किया है। हमने ये देखा है कि अभी कल अगर एक्सचेंज पे देखोगे तो सिल्वर ETF के जो प्राइजेस हैं, एक्सचेंज प्राइजेस, वो 10 से 12% ऊपर ट्रेड हो रहे थे। तो बिकॉज ये क्यों ट्रेड हो रहे थे? बिकॉज फिजिकल सिल्वर का सप्लाई फिजिकल स्पॉट मार्केट में ऑलमोस्ट कम हो गया था। उसके वजह से जो मार्केट मेकर्स हैं ETF के, उन्होंने उनके पास सेल करने के लिए यूनिट्स नहीं थे, उसके वजह से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था। तो ये जब भी ऐसा होता है, जब तक ये सप्लाई कंसर्न्स रहते हैं तब तक ये प्रीमियम पे ट्रेड होता है। अगर मान लेते हैं कि सप्लाई वापस शुरू हो जाता है सिल्वर का, उसी दिन ये जो 10% या 7-8% का जो प्रीमियम है वो घट के सीधा एट पार पे आ जाता है। अगर मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर ने आजकल में जो प्रीमियम पे 10% पे लिया, 2-4 दिन के बाद सप्लाई आ गया, वो 10% से 0 पर आ गया, तो इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म में लॉस हो जाता है। तो उसके मध्य वो हमें इन्वेस्टर का केयर देखते हुए हमने ये सब्सक्रिप्शन लमसम बंद किया है। सो दैट ये चीज हमने कोविड के टाइम पे भी मार्च 2020 में हमने गोल्ड में भी देखा था, जब सप्लाई कंसर्न से गोल्ड में कोविड के वजह से, तब एक्सचेंज पे गोल्ड ETF का जो प्राइजेस थे वो $60 to $70 पर आउंस ऊपर चल रहे थे। और जैसे ही सप्लाई रिज्यूम हुआ, 1-2 दिन में ही वो 60-70 से सीधा $5-10 पे प्रीमियम पे आ गया। तो उसमें बहुत लोगों का लॉस हुआ था, जिन्होंने हाई पे खरीदा और बिना गोल्ड के मूवमेंट के वो प्राइजेस नीचे आ गए। तो उसी चीज को हम देखते हुए हमने ये लमसम सब्सक्रिप्शन बंद किया है। और जब भी ये सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट में, तो वापस ये लमसम सब्सक्रिप्शन चालू हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने निवेशकों के हित में ये फैसला किया है। सर, मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। सर, गोल्ड और सिल्वर का मार्केट इतनी बड़ी तेजी के बाद कैसा दिख रहा है? क्या कुछ हो रहा है मार्केट में? आपके इनसाइट्स क्या कहते हैं सर? अभी बेसिकली गोल्ड और सिल्वर में अभी प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो स्टैगर्ड वे में करे। शॉर्ट टर्म में कुछ वॉलेटिलिटी हो सकता है, बिकॉज दोनों ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सो अगर शॉर्ट टर्म में अगर सपोज जैसे US शटडाउन की बात चल रही है, अगर इसमें कुछ ईज आता है तो डॉलर को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथ होगा, या इकोनॉमी में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उस वजह से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल बहुत रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यू, सेंट्रल बैंक बाइंग और भी उन चीजों की वजह से गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिखाई दे रही है लॉन्गर टर्म में। सो इन्वेस्टर को हम यही कहेंगे कि मतलब लॉन्गर टर्म का व्यू है तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकता है, तो बेटर है कि स्टैगर्ड में SIP STP के रूप से बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत नहीं है। SIP के जरिए स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करें, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल से अभी काफी मजबूत दिख रहे हैं। तो आप इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, तो आज के गोल्डन धमाके में साफ है कि सोने की रैली भले ही रिकॉर्ड बना रही हो, लेकिन निवेश में समझदारी ही सबसे बड़ा मुनाफा है। गोल्ड सिल्वर में चमक बरकरार है, मगर हर रैली के साथ रिस्क भी आता है। तो देखते रहिए ET Now स्वदेश, जहां हम आपको देते हैं मार्केट की हर चाल का सही विश्लेषण। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवाल, नए विश्लेषण और नए मुनाफे के मौके के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और निवेश करते रहिए।